हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनिल और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बिहार एग्जाम क्रैक पर। मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस सीरीज लेकर आया हूं जो यूपी पुलिस और बिहार पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम कुल 37-38 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आने वाले जो भी क्लासेस होंगे वो आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पहाड़ों पर चढ़ते समय वायु दबाव क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं? तो जब हम पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो वायु दबाव है वो क्या होता है? घटता है। और फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। फर्स्ट का आंसर होगा बी। दूसरा प्रश्न है, बाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है क्या होता है? बाष्पीकरण के फलस्वरूप तापमान और दाब में यादृच्छिक वृद्धि होती है, शीतलन होता है, सी तापमान में वृद्धि होती है या डी तापन होता है? तो बाष्पीकरण के फलस्वरूप शीतलन होता है क्योंकि इस प्रक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तरल से गैस में परिवर्तित होने पर अणुओं द्वारा ऊर्जा को अवशोषित कर लिया जाता है। तो बाष्पीकरण के फलस्वरूप क्या होता है? शीतलन होता है। और सेकंड का उत्तर हो जाएगा बी। करेक्ट आंसर है बी। थर्ड है, वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता था? व्रीहि शब्द मतलब किसके लिए? कौन से अनाज के लिए? गेहूं के लिए, मक्का के लिए, जौ के लिए या चावल के लिए? तो थर्ड का उत्तर हो जाएगा डी। व्रीहि शब्द था किसके लिए? चावल के लिए। व्रीहि शब्द किसके लिए था? चावल के लिए था। और थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है फोर्थ, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पूछ रहा है। 23वें तीर्थंकर कौन थे? ए ऋषभदेव, बी महावीर, सी पार्श्वनाथ या डी मल्लिनाथ? तो इसमें जो ऋषभदेव हैं ये प्रथम तीर्थंकर थे जैन धर्म के। अगर प्रथम तीर्थंकर पूछता है तो ऋषभदेव हैं। और जो महावीर स्वामी हैं ये 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी कौन से थे? 24वें और अंतिम थे। और चार का उत्तर हो जाएगा सी। पार्श्वनाथ जो हैं वो 23वें तीर्थंकर हैं। ये कौन से हैं? ये 23वें हैं। महावीर स्वामी हैं 24वें और अंतिम थे। और ऋषभदेव कौन से थे? पहले तीर्थंकर थे। ठीक। पार्श्वनाथ का संबंध किससे है? वाराणसी से है। किससे है? वाराणसी से संबंध है। ये भी पूछा जाता है कि कौन से जैन तीर्थंकर का संबंध वाराणसी से है? तो पार्श्वनाथ का। और इनका जो चिन्ह था उसे बोलते हैं सर्प। इनका क्या था? सर्प था। ठीक। तो चार का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे वो पार्श्वनाथ काशी नरेश थे। अश्वसेन के पुत्र थे। इनकी माता का नाम बामा था। और इनका समय महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले माना जाता है। पांचवा प्रश्न है, दूसरे चंद्रगुप्त के कार्यकाल में निम्न में से किसने भारत का दौरा किया था? फाहियान, ह्वेनसांग, अश्वघोष या वसुमित्र? तो चंद्रगुप्त के कार्यकाल में किसने दौरा किया था? फाहियान ने किया था। और इसकी हम व्याख्या देखेंगे। फाहियान जो था एक वो चीनी यात्री था जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। फाहियान किसका अनुयायी था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। फाहियान की यात्रा का उद्देश्य बौद्ध हस्तलिपियों तथा बौद्ध स्मृतियों को खोजना था। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में भारत का दौरा किया था। किसके समय? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। ठीक। छठवां प्रश्न है, CaSO4 2H2O किसका रासायनिक सूत्र है? एप्सम नमक का, जिप्सम का, गंधक का और डी है क्वार्ट्ज का। ठीक। तो 6 का आंसर हो जाएगा बी। CaSO4 ट्वाइस H2O किसका होता है? जिप्सम का होता है। 6 का उत्तर हो जाएगा बी। सातवां प्रश्न है, उच्च शुद्धता का जर्मेनियम किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? उच्च शुद्धता का जर्मेनियम बाष्प चरण परिशोधन द्वारा, बी विकल्प में है क्षेत्र परिशोधन द्वारा, सी है द्रवीकरण द्वारा या डी इलेक्ट्रोलाइट परिशोधन द्वारा? तो उच्च शुद्धता का जर्मेनियम प्राप्त किया जाता है किसके द्वारा? क्षेत्र परिशोधन के द्वारा। 7 का उत्तर हो जाएगा बी। यहाँ से आपकी जो GS है वो स्ट्रांग हो जाएगी। प्रैक्टिस सेट आपके 50 प्रैक्टिस सेट बहुत होते हैं। ठीक है। 50 गुणा 38 कर लो। इतने क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। अगर कुछ चीज़ें हैं जैसे संविधान में, पॉलिटी में आपको क्या देखना है? अनुसूचियाँ देखनी हैं। ठीक है। भाग देखने हैं, कौन सी अनुसूची में क्या है, कौन से भाग में क्या है। और कुछ चीज़ें हैं जो संविधान में ली गई हैं, जैसे मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं। ठीक है। नागरिकता कहाँ से ली गई है। तो ये जो सूचियाँ हैं, अवशिष्ट सूची है ना, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है। तो ये आपको एक तो ये टॉपिक पढ़ना है। और महत्वपूर्ण अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद में क्या चीज़ है। जैसे निर्वाचन आयोग किस में है? तो अनुच्छेद 324 में है। किस में है? वित्त आयोग पूछ लेता है, वित्त आयोग किस में है? तो 280 में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद हैं ये भी पढ़ने हैं। ठीक। चलिए आठवां प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है, प्राकृतिक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? जल जीव, साला, झील, घास स्थल या महासागर?
तो प्राकृतिक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण होता है घास स्थल। 8 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? 8 का आंसर सी हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित मुगलों में से उनके साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर, बहादुर शाह, शाहजहां या अकबर? तो मुगलों में उनके साम्राज्य का जो संस्थापक था वो बाबर था। ठीक है, तो 9 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अच्छा, इनका क्रम पूछ लिया जाता है कभी कभी, जैसे बाबर के बाद कौन आए? तो बाबर के बाद आए हुमायूं। बाबर के बाद कौन आया? हुमायूं आया। हुमायूं के बाद कौन आया? अकबर। अकबर के बाद जहांगीर। जहांगीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां के बाद औरंगजेब। यही महत्वपूर्ण शासक थे किसके? मुगल वंश के। 10वां प्रश्न है, भारत में साइमन कमीशन किस वर्ष आया था? 1929 में, 1931 में, 1928 में या 1930 में? 10 का उत्तर हो जाएगा सी। 1928 में ये मुंबई पहुंचा था, और साइमन कमीशन की जो नियुक्ति हुई थी वो हुई थी नवंबर 1927 में। साइमन कमीशन की जो नियुक्ति हुई थी वो कब हुई थी? 1927 में हुई थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था वो 8 नवंबर 1927 को हुआ था। कब हुआ था? 8 नवंबर 1927 को हुआ था। और ये क्या था, कब पहुंचा था, भारत कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 को ये भारत आया था। ठीक, और कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण भारत में आंदोलनकारियों ने इसका विरोध किया था। इसमें सारे जो सदस्य थे वो कौन थे? अंग्रेज थे। ये तो पता ही है आपको। ये चौथा प्रैक्टिस सेट चल रहा है आपका, इसके बाद में 5वां आएगा और ऐसे ही हम चलेंगे 50 तक। ठीक, 11वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था? जहांगीर, बहादुर शाह द्वितीय, औरंगजेब या नाना साहेब? तो 11 का उत्तर हो जाएगा बी। बहादुर शाह द्वितीय जो थे वो मुगल शासक थे जब 1857 की क्रांति हुई थी। अब आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, बिहार पुलिस की कर रहे हो। ठीक है, तो जैसे बिहार में 1857 की क्रांति के समय बिहार में नेतृत्व किसने संभाला था? तो कुंवर सिंह ने। लखनऊ में पूछ लेगा, लखनऊ में किसने? बेगम हजरत महल ने। ठीक है, इलाहाबाद और बनारस में किसने? लियाकत अली ने। ठीक, कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे ने। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने। तो ये भी हमें याद रखने हैं कि कौन किस समय, उस समय आंदोलनकर्ता का जो नेतृत्व कर रहा था, उनके नाम याद होने चाहिए। ठीक, किस जगह का कौन नेतृत्व कर रहा था। 12वां प्रश्न है, चरकुला नृत्य किससे संबंधित है? चरकुला गुजरात से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से या फिर बिहार से? तो चरकुला जो नृत्य है वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, और 12 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चरकुला नृत्य, पाई डंडा नृत्य, राई नृत्य, दीपावली नृत्य और धुरिया नृत्य, ये सब आपके उत्तर प्रदेश के नृत्य हैं। चरकुला जो नृत्य है वो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में भी ब्रजभूमि में। कहाँ पर? ब्रजभूमि का ये मुख्य नृत्य है। ठीक है, ब्रजभूमि का नृत्य है, और कौन किसके द्वारा? ये ब्रजवासियों के द्वारा। ठीक, ये भी याद रखना है। बिरहा भी पूर्वी उत्तर प्रदेश का है। चरकुला ब्रजभूमि का हो गया, और जोगिनी अवध क्षेत्र में होता है। जोगिनी कहाँ होता है? अवध क्षेत्र में। तो ये आपको याद रखने हैं। जैसे कर्मा है, कर्मा कहाँ पर है? सोनभद्र का। कर्मा लोक नृत्य जो है वो सोनभद्र का है। धुरिया लोक नृत्य है वो बुंदेलखंड का है, और ये अभी बता दिया चरकुला ये ब्रजभूमि उत्तर प्रदेश का है। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न, शरीर के किस भाग में त्वचा अस्थि स्थित होती है? त्वचा अस्थि पूछ रहा है, कलाई में, जबड़ा में, जांग में या पैर में? तो 13 का उत्तर हो जाएगा करेक्ट आंसर ए। 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, कलाई में होती है। किस में होती है? कलाई में। रोजेसिया एक आम बीमारी है जो मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है? नस को, ऊतक को, त्वचा को या हड्डी को? तो रोजेसिया ये त्वचा को प्रभावित करती है। 14 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। त्वचा को प्रभावित करती है, जैसे मुहासे वगैरह होते हैं, कील मुहासे जो निकल आते हैं। ठीक है, वही है ये। गोरी त्वचा वाली महिलाओं को ज़्यादा होती है। ठीक, तो 14 का उत्तर आंसर हो जाएगा सी। हमारे राष्ट्रीय गीत 15वां प्रश्न है, हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, श्री अरविंदो ने या महात्मा गांधी ने? तो हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम का अनुवाद श्री अरविंदो ने किया था। ठीक है, श्री अरविंदो ने किया, और वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। और किसने अनुवाद किया? श्री अरविंदो ने। 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 16वां प्रश्न है, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? ए मोंटेक सिंह अहलूवालिया, बी केसी पंत, सी मोहन धारिया और डी हैं जसवंत सिंह। तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए मोंटेक सिंह अहलूवालिया। ठीक, तो 16 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए। अच्छा, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। अब योजना आयोग की जगह किसने ले ली है? तो नीति आयोग ने ले ली है। किसने ले ली है? नीति आयोग ने। अब नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक, तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 में हुआ था। यह एक गैर संवैधानिक सलाहकारी
परामर्शकारी निकाय था। इसका अध्यक्ष कौन हुआ करता था? तो प्रधानमंत्री। जैसे नीति आयोग के भी अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी होते हैं। ठीक, अब इसका नाम क्या कर दिया है? नीति आयोग। 17वां प्रश्न है, वनस्पति कृषि जो खेती का एक प्रारंभिक रूप है, पहली बार किसके प्रयोग में लाया गया था? वनस्पति कृषि दक्षिण पूर्व यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, सी दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्व क्षेत्र में, या मध्य एशिया में? तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया में। तूर दाल को, 18वां प्रश्न है, तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो तूर दाल को अन्य किस नाम से? अरहर के नाम से जाना जाता है। और अरहर जो दाल है इसमें खनिज, कार्बोहाइड्रेट, लोहा, कैल्शियम आदि सब कुछ पर्याप्त मात्रा में मिलता है। ठीक, 19वां प्रश्न है, वाणिज्य के किस क्षेत्र में बुल तथा बियर जुड़े हुए हैं? विदेशी व्यापार, आंतरिक व्यापार, शेयर बाजार या बैंकिंग? तो बुल और बियर जो जुड़े हुए हैं वो शेयर बाजार से संबंधित हैं। ठीक है, और 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 20वां, हॉटेनटॉट्स जाति किस देश के नागरिकों के लिए कहा जाता है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत या दक्षिण पश्चिम अफ्रीका? तो हॉटेनटॉट्स जो जाति है वो कहाँ के लिए यूज होती है? दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के लिए। देखो, जनजातियाँ भारत की भी जनजाति इंपॉर्टेंट हैं और विश्व की भी। ठीक, जैसे नूबा जनजाति है, नूबा वो सूडान में पाई जाती है। बर्बर जनजाति मोरक्को में पाई जाती है। ठीक है, खिरगिज जनजाति मध्य एशिया में पाई जाती है। और बुशमैन जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है, बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कालाहारी मरुस्थल में। कौन सी जनजाति? बुशमैन। एनु जनजाति है वो जापान में पाई जाती है। बद्दू है वो अरब क्षेत्र में पाई जाती है। जुलू है, जुलू ये दक्षिण अफ्रीका में। और उत्तर मतलब भारत की तो याद होनी चाहिए, जैसे सोमपेन जनजाति है कहाँ पर? निकोबार द्वीप समूह में। चेंचू जनजाति कहाँ पाई जाती है? केरल में। भुटिया सिक्किम में, और भूटिया दो हैं, भूटिया जैसे भूटिया लिखा होगा, ये वाला भूटिया, दो जनजाति हैं ये भूटिया जो है ये सिक्किम में पाई जाती है। और भोटिया ओ की मात्रा लगेगी तो ये पाई जाएगी भोटिया वाली, ये उत्तराखंड में पाई जाएगी। भोटिया ये उत्तराखंड में। अब इसे कैसे भी याद कर लो। ठीक है, छोटे ओ की मात्रा है तो ऊ से याद कर लो, उत्तराखंड। तो जनजाति भी इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश एक भूमिबंध देश है जिसकी सीमा किसी से नहीं लगती है, मतलब सागर से? म्यांमार, चीन, भूटान या पाकिस्तान? तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, भूटान। क्या हो जाएगा उत्तर? सी हो जाएगा, भूटान। 22वां प्रश्न है, गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं बहती? बिहार, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश या उत्तराखंड? तो देखो, उत्तराखंड से तो ये निकलती है। उत्तराखंड में कहाँ से? गढ़वाल हिमालय पर गंगोत्री से ये निकलती है। ठीक, तो ये कहाँ नहीं जाती? अरुणाचल प्रदेश में नहीं जाती है, अरुणाचल प्रदेश से नहीं बहती है। तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। गंगा जो है वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के फरक्का से होकर बांग्लादेश चली जाती है। ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं बहती। ठीक है, तो कौन कौन से राज्य हो गए? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश दोनों, बिहार, झारखंड दोनों और पश्चिम बंगाल। ठीक है, 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। 23वां प्रश्न है, 3 बीघा विवाद किस देश के साथ है? बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान? तो 3 बीघा विवाद है वो बांग्लादेश के साथ में है। और 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अच्छा, 3 बीघा विवाद, तिनकठिया पद्धति अगर पूछा जाए तो तिनकठिया पद्धति किससे संबंधित है? तो तिनकठिया जो पद्धति है वो चंपारण आंदोलन से संबंधित है। और चंपारण आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1917 में हुआ था चंपारण आंदोलन। ठीक है, तिनकठिया पद्धति भी है एक। अगर पूछता है 3 बीघा विवाद किससे है तो वो आपका बांग्लादेश से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 24वां प्रश्न। 24 में कह रहा है, आर्थिक सहयोग व विकास संगठन OECD का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन DC में, लंदन में या पेरिस में? तो 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पेरिस में। कहाँ पर है? पेरिस में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 27 अक्टूबर को, 4 मार्च को, 17 सितंबर को या 11 नवंबर को? तो 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, है ना, 11 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। दिवस भी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे 22 मई को क्या मनाया जाता है? तो विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। और अगर पूछ लूँ विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। तो ये दिवस 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। और 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस। ठीक है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
26वां प्रश्न है, रॉबर्ट कैनिगेल की पुस्तक द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किसकी जीवनी है? द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किसकी जीवनी है? होमी भाभा की, विक्रम साराभाई की, श्रीनिवास रामानुजम की या सर सीवी रमन की? तो ये जीवनी किसकी है? श्रीनिवास रामानुजम की है। ठीक है, और इसके लेखक कौन है? रॉबर्ट कैनिगल हैं। और जीवनी का नाम क्या है? द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। ठीक, 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 27वां प्रश्न है, भारत का मूल रूप संविधान किसके हाथ से लिखा गया था? रफ़ी अहमद किदवई, कैलाश नाथ किदवई, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा या डी कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी? तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के हाथ से लिखा गया था मूल संविधान। 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कन्हैयालाल मणिकलाल के नाम पे आगरा में केंद्रीय हिंदी संस्थान है। कहाँ पर? आगरा में। तो अगर प्रश्न आ जाए कि केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर अवस्थित है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा आगरा। अब पूछा जाए कि भारत का मूल संविधान किसके हाथ से लिखा गया था, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के हाथ से लिखा गया था। और 2 वर्ष इसे बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। कितना? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। ठीक है, ये भी याद रखना, ये भी पूछा गया है। ठीक, ये भी पूछा गया है। भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो भारत के संविधान में कुल 22 भाग हैं। ठीक है, अनुसूचियाँ पूछेगा, भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 12 अनुसूची वर्तमान में हैं। जब संविधान बना था तब 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी अनुसूचियाँ थी? 8। 29वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 भारत सरकार को अधिदेश देता है कि वह क्या देता है? अनुच्छेद 48 के बारे में पूछा है। मादक द्रव्यों के सेवन पर रोक लगाए, पर्यावरण की रक्षा और विकास करे। तो 29 का आंसर देखते हैं। सी है, पिछड़े वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों का संवर्धन करे। और डी है, गाय एवं बछड़ों के वध पर रोक लगाए। तो 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, गाय एवं बछड़ों के वध पर रोक लगाए। अनुच्छेद 48 में राज्य कृषि और पशुपालन की आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करेगा तथा विशेष रूप से दुधारू और बाहक पशुओं की नस्लों के संरक्षण और सुधार के लिए भी उनका वध रोकने के लिए कदम उठाएगा। 30वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? पन्ना कबूतर, मोनल, सारस क्रेन या रामचरैया? तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य पक्षी है वो सारस क्रेन है। उत्तर प्रदेश का या राज्य पशु पूछा जाए तो बारहसिंगा होता है। उत्तर प्रदेश का राज्य पेड़ पूछा जाए, पौधा पेड़, तो क्या हो जाएगा? अशोक का वृक्ष हो जाएगा। वृक्ष पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? अशोक हो जाएगा। ठीक है, अगर पुष्प पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा? पलाश या टेसू? पलाश या टेसू पुष्प पूछ लिया। उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प क्या है? पलाश या टेसू। 31वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? चंदौली, औरैया बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? तो कौन सा है? महुआ है। और 31 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 31 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, टोटल 7 जिलों से मिलकर बना है आपका बुंदेलखंड क्षेत्र। कितने जिलों से? 7 से। 32वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? 13.5%, 9.4%, 8.4 या डी 7.3? तो 32 का उत्तर हो जाएगा डी 7.33% है। उत्तर प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है वो अगर भारत का देखा जाए तो कितना है? 7.33। अगर पूछा जाए कि कितना क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश का, तो 2,40,928 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, क्षेत्रफल है। 33वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी। कौन सा सबसे बड़ा जिला है उत्तर प्रदेश का? लखीमपुर खीरी है। और सबसे छोटा जिला पूछेगा तो हापुड़ है। सबसे छोटा जिला कौन सा है? हापुड़। अगर पूछता है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या किस जिले में है, तो आप बताओगे इलाहाबाद। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? इलाहाबाद, जिसका अभी वर्तमान नाम क्या है? प्रयागराज है। 34 है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को दौड़ने की जरूरत कितनी होती है? तो उन्हें दौड़ने की जरूरत होती है 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर। तो 34 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 25 मिनट में कितना? 4.8 किलोमीटर। 35वां प्रश्न है, चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जेजाग भुक्ति या जय होटी के नाम से जाना जाता था? जेजाग भुक्ति के नाम से कौन सा जाना जाता था? कौन सा क्षेत्र? बुंदेलखंड। और 35 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 35 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 36वां प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन बनी है? युद्धपोत में
तो जया वर्मा, प्रेरणा देवस्थली, आरती साहा या मेनका मिश्रा। तो 36 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, प्रेरणा देवस्थली। 37वां प्रश्न है, दिसंबर 2023 में भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था? 37 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, गांधीनगर में। सी हो जाएगा गांधीनगर। 38वां प्रश्न है, दिसंबर 2023 में जारी गतिशील भूजल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक भूजल वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या मध्य प्रदेश। 38 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, पश्चिम बंगाल। ये जो 3 प्रश्न थे ये करंट के प्रश्न हैं आपके, और ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, क्योंकि अब परीक्षा आपकी होने वाली है अगस्त में, तो आपको जनवरी से लेके जुलाई तक की करंट पढ़नी है 2024 की। जनवरी 2024 से लेके जुलाई 2024 तक की करंट पढ़नी है, ठीक है। और 4 से 5 प्रश्न आने की संभावना है, ठीक। ये आपका प्रैक्टिस सेट 4 कंप्लीट हो गया है। कि कौन सा? 4। कल हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 5, ठीक। हो सकता है कि एक दिन में मैं 2-2 प्रैक्टिस सेट भी करा दूँ, ठीक है। तो हिंदी और जीएस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये सही लग रही है सीरीज़ तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें, ठीक। अच्छा, एक चीज़ और है, नोबेल पुरस्कार मैंने पूछा था कि नोबेल पुरस्कार आपको करने हैं, ठीक। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में मिला था, हरगोविंद खुराना को 1968 में मिला था, और मदर टेरेसा को 1989 में, 1979 में, सुब्रमण्यम अय्यर को, चंद्रशेखर को 1983 में, अमर्त्य सेन को 1998 में, BS नायपाल को 2001 में, और वेंकट रमन कृष्णा को 2009 में, और सबसे अंतिम मिला है कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के लिए, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि रविन्द्रनाथ टैगोर को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसे मिला था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को कब मिला था? 1913 में मिला था। कब मिला था? 1913 में पहली बार। और किस क्षेत्र में मिला था? तो साहित्य के क्षेत्र में मिला था, गीतांजलि के लिए। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। अगर पूछा जाए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 1901 में हुई थी। अगर पूछा जाए कि कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, तो आप बताओगे 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।